आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज़ को गहराई से समझने वाले हैं जिसने हज़ारों लोगों के लिए पैसे का मतलब ही बदल दिया है। किताब है विकी रॉबिन और जो डोमिंगेस की योर मनी और योर लाइफ। हमारे पास इस किताब पर बना एक वीडियो सारांश है जो इसके सबसे ज़रूरी सिद्धांतों को सामने रखता है। और इसका जो सबसे बड़ा आइडिया है वो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन थोड़ा अजीब भी है। ये किताब कहती है, पैसा आपकी जीवन ऊर्जा है, मतलब मनी इज़ योर लाइफ एनर्जी। सच कहूं तो पहली बार सुनने में थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता। असल जिंदगी में तो पैसा बस पैसा है, जिससे बिल भरने होते हैं, घर चलाना होता है। कोई इसे जीवन ऊर्जा की तरह कैसे देख सकता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और ज्यादातर लोग पहली बार सुनकर यही सोचते हैं। ये थोड़ा फिल्मी लगता है ना? लेकिन अगर आप 1 मिनट रुककर सोचें तो ये असल जिंदगी का सबसे कड़वा सच है। किताब ये नहीं कह रही कि पैसा कोई आध्यात्मिक चीज है। इसका मतलब बहुत सीधा और गणित जैसा है। आपको जो तनख्वाह मिलती है वो हवा में से नहीं आती। आप उसे कमाने के लिए क्या देते हैं? अपना समय, अपनी मेहनत, दिमागी और शारीरिक। हाँ, अपनी एनर्जी। एग्जैक्टली। आप अपनी जिंदगी के घंटे बेचते हैं। सोचिए, अगर कोई महीने का 50,000 रुपये कमाता है और इसके लिए दिन के 8 घंटे, हफ्ते के 5 दिन काम करता है, तो वो सिर्फ 50,000 रुपये नहीं कमा रहा, वो हर महीने अपनी जिंदगी के लगभग 160-170 घंटे बेच रहा है। जब आप अपनी सैलरी को रुपयों में नहीं बल्कि जिंदगी के घंटों में देखना शुरू करते हैं, तब ये लाइफ एनर्जी वाली बात फिल्मी नहीं बल्कि एक बहुत ही पर्सनल हिसाब किताब बन जाती है। अच्छा, इस नज़रिए से मैंने कभी सोचा नहीं। तो हर चीज़ जो हम खरीदते हैं उसकी कीमत सिर्फ रुपए में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के उन घंटों में है जो हमने उसे कमाने में लगाए। एक 50,000 का फोन, वो सिर्फ 50,000 रुपए नहीं है, वो उस इंसान की 1 महीने की जिंदगी है। वाह! और यहीं पर किताब का सबसे शक्तिशाली सवाल आता है। जब आप उस फोन को खरीदते हैं तो आप खुद से पूछते हैं, क्या ये चीज मेरे जीवन के 1 महीने के बराबर की खुशी या सहूलियत दे रही है? अचानक ये एक मामूली खरीदारी नहीं रह जाती है, ये एक सौदा बन जाता है, अपनी जिंदगी के 1 महीने का सौदा। और कई बार हमें एहसास होता है कि ये सौदा घाटे का है। मैं समझ रहा हूं। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। अगर पैसा सच में जीवन ऊर्जा है तो मुझे ये जानने की बेचैनी होगी कि मेरी ऊर्जा जा कहां रही है। लेकिन हर एक रुपए का हिसाब रखना, क्या ये बहुत थकाऊ और मुश्किल काम नहीं है? मतलब कौन अपनी सुबह की चाय का भी हिसाब रखेगा? इससे तो जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। ये एक बहुत आम चिंता है। लोगों को लगता है कि ट्रैकिंग का मतलब है खुद पर पहरा बिठाना, कंजूस बनना। लेकिन किताब इसे एक अलग नजरिए से देखती है। स्रोत में एक लाइन है, अवेयरनेस इज पावर, यानी जागरूकता ही शक्ति है। इसका मकसद खुद को सजा देना नहीं बल्कि सिर्फ ये जानना है कि कहानी चल क्या रही है। ज्यादातर लोगों को ये अंदाजा ही नहीं होता कि उनका पैसा सच में जाता कहाँ है। हाँ, ये तो है। उन्हें बस महीने के आखिर में लगता है, अरे पैसे खत्म हो गए। हाँ, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। ट्रैकिंग उस पता नहीं कहाँ गए वाली भावना को खत्म कर देती है। ये आपको आपके वित्तीय जीवन की ड्राइविंग सीट पर बिठा देती है और आपको हर चीज का हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए करके देख सकते हैं। एक डायरी में या किसी ऐप पर आपको पैटर्न दिखने लगेंगे। आपको वो छोटे छोटे सुराख दिखेंगे जहां से आपकी जीवन ऊर्जा चुपके से बह रही है। जैसे कि वो रोज वाली कॉफी जिसका जिक्र स्रोत में भी है। में ये कुछ नहीं लगता, लेकिन महीने का हुआ 4,500 और साल का 54,000। 54,000। अब इसे जीवन ऊर्जा में बदलते हैं। अगर वो इंसान 1 घंटे में 300 रुपए कमाता है तो उसने सिर्फ कॉफी के लिए साल में 180 घंटे काम किया। 180 घंटे मतलब लगभग 4.5 हफ्ते। 1 महीने से ज्यादा की मेहनत सिर्फ कॉफी के लिए। जब आप इसे ऐसे कहते हैं तो डरावना लगता है। मुझे अपनी चाय की आदत के बारे में सोचना पड़ेगा। डरने की बात नहीं है। मकसद किसी चीज को छोड़ना नहीं बल्कि जागरूक होकर फैसला करना है। हो सकता है कोई कहे, हाँ, ये कॉफी मुझे इतनी खुशी देती है कि मैं इसके लिए 180 घंटे काम करने को तैयार हूं। तो ठीक है, ये उनका सचेत फैसला है। लेकिन ज्यादातर लोग जब ये हिसाब देखते हैं तो कहते नहीं, इतनी कीमत तो नहीं है इसकी। सही बात है। ठीक है, तो हमने अपनी जीवन ऊर्जा को समझा, उसे ट्रैक करना शुरू किया ताकि पता चले कि वो जा कहां रही है। लेकिन इसके बाद क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी हर इच्छा को मार देना चाहिए? आखिर हम कहां लाइन खींचें? समाज, विज्ञापन, इंस्टाग्राम, ये सब तो हमें हमेशा यही दिखाते हैं कि हमारे पास जो है वो काफी नहीं है।
तो कोई ये कैसे तय करे कि कितना काफी है? हाउ मच इज इनफ? आपने इस किताब के दिल को छू लिया है। ये इनफ या कितना काफ़ी है वाला सवाल ही सब कुछ है। और ये सवाल इसलिए इतना मुश्किल है क्योंकि इसका जवाब बाहर की दुनिया में है ही नहीं। कोई फाइनेंशियल प्लानर आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए इनफ कितना है। इसका जवाब आपके अंदर से आता है, आपके मूल्यों से, आपकी प्रायोरिटीज से। मतलब ये पैसे का सवाल कम और जिंदगी का सवाल ज्यादा है। बिल्कुल। किताब कहती है कि अपने खर्चों की लिस्ट देखो और हर खर्चे से 2 सवाल पूछो। पहला, क्या इससे मुझे सच में उतनी खुशी या संतुष्टि मिली जितनी मैंने जीवन ऊर्जा इस पर खर्च की? और दूसरा, क्या ये खर्च मेरे मूल्यों के साथ मेल खाता है? शायद आपका सबसे बड़ा मूल्य है परिवार के साथ समय बिताना, लेकिन अगर आपका ज्यादातर पैसा ऐसी चीजों पर जा रहा है जो आपको परिवार से दूर रखती हैं, तो यहाँ एक डिस्कनेक्ट है। ये तो एक तरह की थेरेपी जैसा है, सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की। हाँ, क्योंकि ये आपको बाहरी दबाव से आजाद करता है। जब आप अपना इनफ पॉइंट तय कर लेते हैं कि मुझे एक खुश, सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी जीने के लिए महीने के इतने रुपए चाहिए, तो आप उस चूहे की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। आप और ज्यादा कमाने के लिए नहीं जीते, आप बेहतर जीने के लिए जीते हैं। इनफ का मतलब गरीबी में जीना नहीं है। इसका मतलब है उस चीज पर पैसा खर्च करना जो सच में मायने रखती है और बाकी सब शोर को नजरअंदाज कर देना। और शायद जब कोई ये समझ जाता है कि इनफ क्या है, तो उसके बाद जो भी पैसा बचता है उसका मतलब ही बदल जाता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं से एक बहुत ही रोमांचक आइडिया आता है। किताब कहती है पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, पैसा आजादी खरीदता है। जब आप अपने इनफ पॉइंट से ज्यादा कमाते हैं तो हर अतिरिक्त रुपया जिसे आप बचाते और निवेश करते हैं वो आपके भविष्य के लिए आजादी का एक एक पल खरीद रहा है। तो बचत करना एक मजबूरी या त्याग नहीं, बल्कि अपनी आजादी खरीदने का एक तरीका है। ये सोच तो पूरी गेम बदल देती है। एकदम। स्रोत में इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है, अपने खर्चों को अपने इनफ लेवल तक लाओ। इससे आपकी बचत बढ़ेगी और उस बचत को सिर्फ बैंक में रखने के बजाय उसे कहीं निवेश करो ताकि वो आपके लिए पैसिव इनकम कमाए। पैसिव इनकम मतलब वो पैसा जो आपके लिए पैसा बनाता है, जिसके लिए आपको रोज काम करने की जरूरत नहीं है, जैसे स्टॉक से डिविडेंड या प्रॉपर्टी से किराया। तो हर बचाया और निवेश किया हुआ रुपया एक छोटा सा सिपाही है जो आपके लिए लड़ रहा है ताकि आप एक दिन आजाद हो सकें। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही बात है। और जब आप बचत को इस नजरिए से देखते हैं तो ये बोझ नहीं लगता, ये एक मजेदार खेल बन जाता है। आप रेस्टोरेंट में 500 रुपए ज्यादा खर्च करने के बजाय सोचते हैं, नहीं, ये 500 रुपए मैं अपने आजादी वाले फंड में डालूंगा। ये त्याग नहीं, ये अपने भविष्य के आपके लिए एक निवेश है। ठीक है, तो ये सब मेहनत, ट्रैकिंग, इनफ को समझना, बचत करना, इसकी आखिरी मंजिल क्या है? हम पहुंचना कहां चाहते हैं? यहां वित्तीय स्वतंत्रता या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस किताब के हिसाब से वो जादुई मुकाम है जब आपके निवेश से आने वाली पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है। मतलब आपको अपने बिल भरने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। उस दिन आपकी नौकरी वैकल्पिक, ऑप्शनल हो जाती है। आप सुबह इसलिए नहीं उठते क्योंकि आपको ईएमआई भरनी है। आप सुबह इसलिए उठते हैं क्योंकि आप उठना चाहते हैं। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उस काम से प्यार है या आप दुनिया में कोई योगदान देना चाहते हैं, न कि इसलिए कि आपको पैसों की मजबूरी है। ये सुनने में एक सपने जैसा लगता है। जिंदगी का सारा तनाव तो पैसे की चिंता से ही जुड़ा होता है। अगर वो चिंता ही खत्म हो जाए तो आप असली में जीना शुरू करते हैं। स्रोत में बताया गया है कि इस मुकाम पर पहुंचने के बाद लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तनाव कम हो जाता है, सेहत बेहतर हो जाती है, रिश्तों में सुधार आता है और सबसे बड़ी बात, जिंदगी का कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में आ जाता है। आप तय करते हैं कि आपको अपना समय, अपनी जीवन ऊर्जा कहाँ लगानी है। तो असली अमीरी बैंक में पड़े करोड़ों रुपए नहीं है। नहीं, असली अमीरी अपने समय का मालिक होना है। बिल्कुल। तो इस किताब का असली मकसद हमें करोड़पति बनाना नहीं, बल्कि हमें आजाद बनाना है। दौलत को बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि समय और विकल्पों की आजादी से मापना है। ये बहुत ही लिबरेटिंग थॉट है। हाँ, क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रीडम को कुछ किस्मत वाले लोगों की चीज नहीं बताता। ये इसे एक ऐसा लक्ष्य बनाता है जिसे कोई भी, चाहे उसकी आमदनी कितनी भी हो, एक अनुशासित और जागरूक तरीके से हासिल कर सकता है। ये एक गणित है, कोई जादू नहीं।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो ऐसा लगता है कि ये सारे सिद्धांत एक ही बड़ी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, ये सिर्फ अलग-अलग टिप्स नहीं है। सही कहा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला सिद्धांत है कि पैसा जीवन ऊर्जा है, ये आपकी नींव है। जब आप ये मान लेते हैं तो दूसरा सिद्धांत खर्च करना ऊर्जा का व्यापार है, अपने आप समझ आ जाता है। राइट। और अगर ये एक व्यापार है तो आप हिसाब रखना चाहेंगे, जिससे तीसरा सिद्धांत आता है जागरूकता से आदतें बदलती हैं। और जब आप जागरूक हो जाते हैं तो आप फिजूल खर्ची कम कर देते हैं, जिससे चौथा सिद्धांत सामने आता है। कम खर्च का मतलब ज्यादा आजादी है, क्योंकि हर बचाया हुआ रुपया आपकी आजादी की सेना का सिपाही है। और जब आपकी ये सेना इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आपकी पूरी जिंदगी का खर्च उठा सके, तो आप पांचवें और अंतिम सिद्धांत पर पहुंच जाते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता ही असली सफलता है। तो ये एक पूरी यात्रा है जो मानसिकता में एक छोटे से बदलाव से शुरू होती है और जिंदगी की पूरी आजादी पर खत्म होती है। तो असल में ये किताब पैसे का मैनेजमेंट कम और अपनी इच्छाओं का मैनेजमेंट ज्यादा सिखाती है। ये हमें एक बेहोश उपभोक्ता से एक जागरूक इंसान बनाती है, जो अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जीवन ऊर्जा का सम्मान करता है। बिल्कुल। ये आपको कंज्यूमर की मानसिकता से निकालकर मालिक की मानसिकता में ले आती है। अपनी जिंदगी के मालिक, अपने समय के मालिक, अपनी ऊर्जा के मालिक। जब आप समझ जाते हैं कि आप अपनी जीवन ऊर्जा के मैनेजर हैं, तो आप उसे उन चीजों पर लगाना शुरू कर देते हैं जो आपके लिए सच में दिल से मायने रखती हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, अगर हम सब एक पल के लिए मान लें कि पैसा हमारी जीवन ऊर्जा है, तो क्या हम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो हमारे अंदर के असली मैं को खुशी देती हैं, या सिर्फ उन चीजों पर जो बाहर की दुनिया हमें बताती है कि हमें खुश करना चाहिए?